हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 4 बजे हमारा बीएड का क्लास होता है, बीएड फर्स्ट ईयर का। तो बीएड फर्स्ट ईयर क्लास लेकर के मैं आप लोगों के साथ हूँ। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी, ये दोनों बुक जो है ख़त्म कर दिया है और हमारा तीसरा बुक चल रहा है। जो तीसरा बुक है लर्निंग एंड टीचिंग का है, जिसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। लर्निंग एंड टीचिंग भी अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट होने पर है। आप लोगों ने जो टॉपिक दिया है, अब हम वो टॉपिक कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है बुद्धि। बुद्धि का अर्थ, प्रकृति एवं कार्य, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इट्स नेचर एंड फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे और बीएड सेकेंड ईयर का क्लास 7 बजे इवनिंग में जो अवध यूनिवर्सिटी के लिए है कंडक्ट करवाया जाता है। चलिए, बुद्धि, पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये बुद्धि है क्या। तो देखिए, बुद्धि के बारे में कोई एक डेफिनेशन, एक परिभाषा का बिल्कुल नहीं बना है, क्योंकि हर किसी के लिए बुद्धि अलग है। मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, फिलोसफर्स के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है। इसीलिए एक जो है इसका डेफिनेशन का बोले तो अभाव है। हाँ, अब आइए हम नोइंगली फैक्ट जानते हैं कि बुद्धि के बारे में क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि बुद्धि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। इसके बिना जो है हम लाइफ को जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य स्वयं की सभी परिस्थितियों में ढालता है, जिसका परिणाम है कि आज मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ एवं शिखर पर है। अब ये क्या है, इस विषय में कोई भी एक राय नहीं देता है, सबका अपना अपना मत है। प्रत्येक मनोवैज्ञानिक की बुद्धि तथा उसकी परिभाषा के संबंध में अलग अलग धारणा है। सामान्यतः बुद्धि का पता विद्यार्थियों की कक्षा में उपलब्धि, क्रिया तथा सामान्य जीवन में उसके उपयोग से चलता है। देखिए, बुद्धि का प्रयोग, ऐसे बुद्धि का डेफिनेशन जैसे बोला जा रहा है कि है ही नहीं, लेकिन जरा सा अंदाजा अगर हम लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं कि क्लासरूम में जो है बच्चे जो पढ़ते हैं और उनका जो भी चीज़ें, अब उनका मार्क्स का बात कर लीजिए या फिर जो भी चीज़ें जो है पढ़ाई के बाद वो गेन कर रहे हैं, रिस्पेक्ट या फिर जो भी नॉलेज, जो ज्ञान, उसी को बुद्धि कहते हैं। सिंपली अभी तो यही चल रहा है कि नोइंगली फैक्ट में बच्चे जो स्कूल में प्राप्त करते हैं पढ़ने के बाद, उसको बुद्धि कहते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम बुद्धि पे जाए तो फ्रीमैन ने क्या कहा है। फ्रीमैन का कहना है कि बुद्धि की अनेक परिभाषाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकला कि कौन सी परिभाषा है। देखिए, बुद्धि में सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि, जो सीखा जाता है वो बुद्धि है। ठीक है, इस भाग में रखी गई परिभाषाओं का आशय है कि बुद्धि शीघ्रता व व्यापकता के साथ नवीन ज्ञान अर्जित करने की योग्यता है। तो देखिए, जैसे कि बोला गया है कि बुद्धि की कोई एक परिभाषा नहीं है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से परिभाषा दी गई है। तो इसी तरह से किस कैटेगरी में बुद्धि की परिभाषा क्या है। अब सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि क्या है, जब जो चीज़ें हम सीखते हैं उसके लिए बुद्धि क्या है, तो उसमें उसका मतलब है कि हम कोई नया ज्ञान जो है अर्जित करते हैं, नया ज्ञान, नया नॉलेज जो है हम वो लेते हैं, वो बुद्धि है। उसमें अधिगम अनुभव की संभाव्य व्यापकता ही इसकी बुद्धि का परिचायक है। तब बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अति शीघ्र नवीन बातों का ग्रहण कर लेता है। और सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि को मानने वाले बहुत सारे परिभाषाएं अपनी दी है, लेकिन अभी फिलहाल सीखने की योग्यता के रूप में अगर बुद्धि को हम देखें तो वो है जिसमें हम जो है नए ज्ञान को जो है अर्जित करते हैं। ठीक है, दूसरा है समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि, जब हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो बुद्धि जीवन में आने वाली भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न समस्याओं के साथ समायोजन करने की सामान्य मानसिक योग्यता है। अर्थात बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति स्वयं के व्यवहार को इस तरह पुनर्गठित करता है कि वह नवीन परिस्थिति में अधिक उपयुक्त एवं प्रभावी तरीके से समायोजन कर सके। देखिए, एडजस्टमेंट भी जो है बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हर जगह पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, चाहे अगर हम कोई नई चीज़ें सीख रहे हैं तो भी हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, अगर हम नई जगह जा रहे हैं तो भी हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। तो ये एडजस्टमेंट के लिए, एडजस्टमेंट के रूप में अगर हम बुद्धि को देखें तो इसका मतलब ये होता है कि जिसमें इंसान जो है अपने बिहेवियर को थोड़ा सा फिर से मॉडिफाई करता है, वही हुआ ना एडजस्टमेंट। आपका बिहेवियर जो है पता है कि ये है, लेकिन वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जो है अपने बिहेवियर को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हो, वही एडजस्टमेंट है। तो उसी को बुद्धि कहते हैं। उसके रूप में ही बुद्धि के एडजस्टमेंट के रूप में अगर आप कर पाते हो,
बहुत सारे लोग बोल देते हैं भाई मेरे से तो ये एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब कि उनमें बुद्धि नहीं है, और जो कर लेते हैं उनमें बुद्धि है। तो नवीन परिस्थिति में अधिक उपयुक्त प्रभावी तरीके से समायोजन कर सके। अतः बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को सहजता पूर्वक बदल लेता है। समझ में आया? तो ये हुआ बुद्धि एडजस्टमेंट में। अब देखिए क्रूज ने क्या कहा है, न बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है। पिंटनर ने क्या कहा है, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता बुद्धि है। मतलब नए नए जो सिचुएशन आ रहे हैं उसमें आप एडजस्ट कर रहे हो, वो बुद्धि है। दोनों का वही कहना है। अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि इस भाग में रखी गई परिभाषाओं का आशय है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है उसके रूप में बुद्धि क्या है। परिस्थितियों में प्रत्यय संकेतों तथा प्रतीकों का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करने की क्षमता अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि है। मतलब आपका कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप कैसे सभी चीज़ों को देख करके डील करके जो है उसको आप सॉल्व करते हो, किसी भी समस्या को सॉल्व करते हो अपने अपने सोच द्वारा, वो बुद्धि है। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आती है, राइट? तो हम उस प्रॉब्लम को जो है किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से उसको हम समझते हैं अपने सोच द्वारा, अपने संकेत, अपने कॉन्सेप्ट द्वारा, जो भी हमने अभी तक सीखा है उसके द्वारा, उसी को बुद्धि कहते हैं। अमूर्त चिंतन में यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में बुद्धि। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में बुद्धि के लिए टर्मन ने कहा है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। आप यहीं देख सकते हैं बुद्धि का हर क्षेत्र में अलग अलग जो है व्यू दिया हुआ है। बीने ने क्या कहा है, बायनेट ने क्या कहा है, बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचना की करने की क्षमता है। मतलब सही तरीके से आप सोचिए, करेक्ट डिसीजन लीजिए और अपने आप को खुद आप एनालिसिस कीजिए, खुद आप जो है अपने आप को इवेल्युएट कीजिए, वही बुद्धि है। अब बुद्धि की परिभाषा के बाद जो है, बुद्धि की परिभाषा जो व्यापकता एवं पूर्णता समाहित करती है निम्नलिखित है। पहले वेस्लर यानी ओवरऑल अब हम देखते हैं। वेस्लर ने क्या कहा है, बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। मतलब ओवरऑल ढंग से अगर हम बुद्धि की परिभाषा देखें तो वेस्लर ने ही सभी पॉइंट्स को जो है अपने परिभाषा में इंक्लूड किया है। इन्होंने जो है बिहेवियर को इंक्लूड किया है, दैट मीन्स कि एडजस्टमेंट, अपने आप को आप एडजस्ट करते हो। इन्होंने जो है तार्किक चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को जो है वो शामिल किया है। वातावरण के साथ जो है आप प्रभावपूर्ण ढंग से जो काम करते हो, मतलब ये भी एडजस्टमेंट है। तो ये सारी चीज़ों को, पॉइंट को जो है वेस्लर ने अपने डेफिनेशन में शामिल किया, इसीलिए इसको ओवरऑल एक तरह का डेफिनेशन आप बोल सकते हो। थर्स्टन ने क्या बोला है, थर्स्टन ने बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज कहा है। उसके अनुसार निम्नांकित 8 योग्यताओं के द्वारा बुद्धि का गठन होता है। थर्स्टन ने बोला है कि 8 ऐसी बोल सकते हो कि चीज़ें हैं जिससे बुद्धि बनती है, जिसमें ये 8 क्वालिटी है, यानी कि उसमें बुद्धि है। पहला है क्या, प्रेरणा शक्ति यानी स्पेशल एबिलिटी, जिसको एस से डिनोट किया जाता है। संख्या गणक शक्ति यानी नंबर एबिलिटी, तो इसको एन से। शाब्दिक शक्ति यानी वर्बल एबिलिटी वी से। तो इसी तरह से अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। वाक शक्ति, स्मरण शक्ति, आगमन तर्क शक्ति, निगमन तर्क शक्ति यानी पर्यवेक्षण शक्ति। तो ये थर्स्टन के अकॉर्डिंग ये 8 जिनमें क्वालिटी है उनके पास क्या है, बुद्धि है। बुद्धि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक, अब हम देखें तो कौन कौन से गुण बुद्धि में आते हैं। बुद्धि जन्मजात शक्ति है जो वंशानुक्रम से मिलती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वंशानुक्रम से ही मिलती है, लेकिन हेरिडिटी से भी मिलने वाला, अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर वन से मिलने वाला जो है, ये एक शक्ति है जो हमें मिलता है। बुद्धि अधिगम की शक्ति है, यस, लर्निंग का एक शक्ति है। बिल्कुल, हम लर्निंग से ही जो है बुद्धि को ये करते हैं, बुद्धि के द्वारा ही लर्निंग हमारा संभव हो पाता है। बुद्धि विगत अनुभव से सीखने तथा लाभ अर्जन की योग्यता है। जो हमारे अनुभव, जो हमारे प्रीवियस नॉलेज, जो हम हर दिन जो एक एक दिन हमारी लाइफ में जा रहा है, उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो ये उसकी एक एबिलिटी है।
बुद्धि किसी समस्या को समझने का प्रयास और समझकर मस्तिष्क को निर्णय करने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल, अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो तो उसको पहले आप अच्छे से समझते हो, बुद्धि अच्छे से समझती है और हमारे मस्तिष्क को जो है इशारा करती है, बोलिए डिनोट करती है डिसीजन लेने के लिए। बुद्धि भिन्न भिन्न योग्यताओं का संगठन है। बुद्धि और ज्ञान में भेद होता है। बिल्कुल, बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है। बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति समस्याओं का निराकरण करके परिस्थिति के अनुसार स्वयं के व्यवहार का संगठन करता है। बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में तर्क करते हैं। बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। बुद्धि के द्वारा व्यक्ति आत्मलोकन करता है। देखिए यहाँ पे जो स्टार दिया हुआ है, यहाँ पे नंबरिंग दे दीजिएगा, ठीक है, स्टार मत रखिएगा, 1 2 3 करके, और ये बुद्धि का आपका डेफिनेशन हुआ। अब आइए हम बुद्धि के प्रकार देखते हैं, कितने तरह के बुद्धि होते हैं। तो 3 तरह से बांटा गया है, थॉर्नडाइक ने बांटा है। पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है मूर्त बुद्धि और तीसरा है अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या है? सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय मनुष्य की वह योग्यता जो समाज में समायोजन की क्षमता उत्पन्न करती है। जैसे अभी तक हमने परिभाषा देखा है, तो परिभाषा के अनुसार एडजस्टमेंट होना चाहिए, बुद्धि के अनुसार हमारे पास जो है लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तब हम उसे हम बुद्धि कहते हैं, राइट। अब वही चीज़ें जो है हमारे सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत हमें यूज़ करना पड़ता है, हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य को सामाजिक कार्य करने, संबंध बनाने व बुद्धि योग्यता का प्रदान करती है। जिन बालकों में सामाजिक बुद्धि की अधिकता होती है वे परिवार के सदस्य, हम उम्र दोस्तों के साथ सामंजस्य कायम कर लेते हैं और इनमें व्यवहार कुशलता के साथ व्यक्तित्व एवं चरित्र के गुण का विद्यमान होते हैं, ठीक है। दूसरा है मूर्त बुद्धि, यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि को स्थूल बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। इसका अभिप्राय है विभिन्न वस्तुओं को समझने तथा उनको प्रयुक्त करने की योग्यता। देखिए, मतलब कि आप किसी भी चीज़ों को पहले समझें। ऐसा थोड़ी है कि आप डायरेक्ट जाकर के डिसीजन ले लेंगे। आप पहले किसी चीज़ को समझेंगे और उसके बाद जो है उसका कैसे उपयोग है या फिर उसके बारे में जो भी डिसीजन लेना होगा उसके बाद लेंगे। तो ये मूर्त बुद्धि होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सोच समझ करके करना, ठीक है। दैनिक क्रियाकलाप में विभिन्न प्रकार के उपकरणों, मशीनों के प्रयोग में मूर्त बुद्धि। यस, हमें अगर मशीन चलाना है, हम जैसे आज आप ही देखो, आप ये पढ़ रहे हो तो ये आप तो पहले समझ रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कि रट लोगे। तो यही मूर्त बुद्धि होता है कि हम पहले उसको अच्छे तरीके से समझते हैं और उसके बाद उसमें जो भी एक्शन लेना हो, उससे काम करना हो या उसके बारे में अपना थॉट बनाना हो, अपना विचार बनाना हो, हम बनाते हैं, ठीक है। वही मूर्त बुद्धि होता है। अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि का तात्पर्य शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने और प्रयोग करने की योग्यता है। ज्ञानोपार्जन के प्रति रुचि, रुझान, पढ़ने लिखने तथा तार्किक चिंतन में अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, आपको किसी चीज के बारे में बताया गया, आपने उसको अच्छे से समझा, फिर इंप्लीमेंट किया, ये हो गया मूर्त बुद्धि, ठीक है। अमूर्त बुद्धि इससे थोड़ा सा एक स्टेप अगर हम बोले तो आगे होता है। इसमें क्या होता है, हम जो है हर चीज़ों को बहुत ही लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, समझते हैं और समझने के बाद फिर उसका बोलते हैं ना चीर फाड़ करना, ऑपरेशन करना, उसके बारे में और डिटेल में जाते हैं और डिटेल में उसके बारे में हम लोग जांच पड़ताल करते हैं। तो वो होता है अमूर्त बुद्धि। अपने बुद्धि के द्वारा, अपने सोच के, अपने विचार के द्वारा हम उसके अंदर घुसते हैं और तर्क वितर्क करके उसके और पॉइंट टू पॉइंट जा करके एकदम डिटेल में जाते हैं, वो अमूर्त बुद्धि होता है, ठीक है। अब हम बुद्धि के सिद्धांत देखेंगे, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो प्रत्येक बहुत सारे थ्योरीज है ना इंटेलिजेंस को लेकर के, चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो यूनिफैक्टर थ्योरी, यानी एक खंड का सिद्धांत, दो खंड का सिद्धांत, तीन खंड का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, क्रमांक महत्व का सिद्धांत, त्रिआयाम सिद्धांत। इसमें से जो मेन है उसको हम करेंगे, अदरवाइज सारा छोड़ देंगे। सबसे पहले एक खंड का सिद्धांत देखते हैं, यूनिफैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक बीने यानी टर्मन और स्टर्न हैं, जिनका मानना है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है जिसके द्वारा समस्त मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं।
तो ये पूरा एक खंड उन्होंने बताया है कि एक ही खंड है, ये बुद्धि है, और ये जो है मस्तिष्क को जो है बोल सकते हैं कि सारी क्रियाएं इसी के द्वारा होती है और कंट्रोल करके रखती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र है तो वह किसी भी कार्य को दक्षतापूर्वक कर सकता है, लेकिन उच्च बुद्धि प्राप्त व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से सफलता अर्जित नहीं करते, क्योंकि यह उनकी बुद्धि के साथ रुचि, रुझान, आवश्यकता आदि पर अवलंबित रहता है। आधुनिक युग में यह सिद्धांत अमान्य है, इस सिद्धांत को आधुनिक युग में नहीं माना गया है। दूसरा है दो खंड का सिद्धांत यानी टू फैक्टर्स थ्योरी, या इसको हम स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत भी बोलते हैं, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन द्वारा किया गया। उनके अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं, कौन से? एक जी कारक और दूसरा एस कारक। ठीक है, ये याद रखिएगा, स्पीयरमैन का थ्योरी इंपॉर्टेंट है। एक है इसमें दो जी कारक और एक है एस कारक। अब इसके बारे में आपको आगे बताते चलूंगी। ठीक है, जी कारक सामान्य योग्यता यानी कि जनरल एबिलिटी है, और एस कारक जो है विशिष्ट योग्यता यानी कि स्पेसिफिक एबिलिटी है। प्रत्येक व्यक्ति में एक जी कारक और कुछ एस कारक होती है। एक व्यक्ति के लिए जी कारक हमेशा एक जैसा ही अर्थात स्थायी होता है, लेकिन एस कारक के लिए जी कारक हमेशा एक जैसा ही अर्थात स्थायी होता है, लेकिन एस कारक में कार्य के अनुसार अंतर होता है। एस कारक में अंतर होता है, जी कारक सेम ही रहता है। ठीक है, विभिन्न व्यक्तियों में जी और एस कारक दोनों में भिन्नता होती है। किसी भी क्रिया को करने के लिए जी कारक हमेशा शामिल होता है और कुछ कामों के लिए जो है एस कारक शामिल होता है। तो ये है जनरल फैक्टर, जो कि हर किसी में जनरल एबिलिटी जो कि रहता ही रहता है और हर जगह पे हम इसको यूज करते हैं। स्पेशल यानी कि हमारा जो है स्पेसिफिक, जो कि हम विशिष्ट योग्यता जो कभी कभी यूज होता है, किसी किसी सिचुएशन में इसको यूज करते हैं और ये जो है चेंज होते रहता है। अब इसको इस तरह समझते हैं, स्पीयरमैन के सिद्धांत को हम मोनारिक दृष्टिकोण कह सकते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि एक सर्वशक्तिमान सामान्य मानसिक शक्ति है जो समस्या समाधान में हमारी सहायता करती है एवं परिस्थितियों से समायोजन करने में सहायक होती है। रेखा चित्र में विभिन्न विशिष्ट तत्व सामान्य तत्व से अलग अलग मात्रा में सहसंबंधित है। विशिष्ट तत्वों के घेरे में प्रदर्शित सफेद भाग विशिष्ट तत्वों पर सामान्य तत्वों के प्रभाव को इंगित करता है। तो ये हमारा जनरल फैक्टर है। ठीक है, ये होना ही होना है, जनरल एबिलिटी होना ही है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा विशिष्ट 1 यानी S1, यहाँ S2, S3, इससे आप क्या देख रहे हो? इससे हम ये देख रहे हैं कि ये जो है हर जगह नहीं है, कहीं कहीं पे इसका यूज हुआ है, कहीं जहाँ हमें जरूरत लगी है तो ही यूज हुआ है। तो सफेद भाग जितना अधिक है उतना ही अधिक विशिष्ट तत्व विशेष तथा सामान्य तत्वों में सहसंबंध है। ठीक है, जी कारक की विशेषताएं। अब ये हमारा जो जनरल एबिलिटी है इसकी विशेषता क्या है? सर्वव्यापी योग्यता, यूनिवर्सल एबिलिटी, यह सर्वव्यापी योग्यता है, अर्थात यह सभी मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है, जन्मजात योग्यता, इनबॉर्न एबिलिटी, यह आंतरिक स्वाभाविक जन्मजात योग्यता है। यह कारक मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक विश्वास करते हैं कि व्यक्ति के गर्भ में आने के समय से ही यह निश्चित होता है। ठीक है, तीसरा है सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, यह सामान्य मानसिक योग्यता, यह साधारण योग्यता है। तो देखिए ये आपका है तो ये सभी में पाया जाता है, पहला। दूसरा ये जन्म से होता है। तीसरा ये सामान्य मानसिक योग्यता है जो कि साधारण जिसको हम बोलते हैं। चौथा है सामान्य मानसिक शक्ति, जनरल मेंटल एनर्जी। फिर है प्रत्येक क्रिया में प्रयोग, इसका हर एक क्रिया में जो है यूज होता है। फिर है ये स्थिर, ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है, जितना है उतना ही रहता है। व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न होता है, मेरे में अलग हो सकता है, आप में अलग हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से। अधिगम का कोई प्रभाव नहीं, अधिगम या अभ्यासगत प्रशिक्षण के प्रभाव से यह न प्रभावित होता है न ही परिवर्तित होता है। सफलता के लिए जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस, जी कारक जीवन में मनुष्य की सफलता के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि हर सिचुएशन में इसको यूज करना है। ठीक है, सफलता की सीमा, एक्सटेंट ऑफ सक्सेस, एक व्यक्ति में जी कारक की मात्रा जितनी अधिक होगी वह जीवन में उतना ही अधिक सफल रहेगा।
अब आइए एस कारक के बारे में समझते हैं। ये एक विशेष योग्यता है जो कि हम जानते हैं। एस कारक को एक व्यक्ति द्वारा एक बौद्धिक क्रिया को संपादित किए जाने के विशिष्ट या विशेष योग्यता कहते हैं। इसमें बौद्धिक क्रिया यानी कॉग्निटिव चीज़ों को जो है किया जाता है, जो दिमागी तौर पे करने वाली चीज़ें होती हैं उसमें इसको यूज़ करते हैं। दूसरा है विशिष्ट क्रिया यानी स्पेसिफिक एक्टिविटीज। यह कारक मनुष्य द्वारा की जाने वाली केवल विशिष्ट क्रियाओं में सम्मिलित रहता है, यह सभी क्रियाओं में सम्मिलित नहीं रहता है। क्रिया में अंतर है, ये काम पे वैरी करता है, मतलब कौन सा काम आप कर रहे हो उसमें इसका यूज होता है, हर काम में नहीं होता है। एक ही व्यक्ति की भिन्न भिन्न क्रियाओं या भिन्न भिन्न कार्यों में अंतर पाया जाता है। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में व्यक्ति द्वारा एस कारक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार एक विशेष व्यक्ति में एस कारक की मात्रा स्थिर या स्थायी नहीं होती है, ये चेंज होते रहता है। सीखा गया तत्व, एस कारक वातावरण में सीखा जाता है, ये आपको जन्मजात नहीं मिलता है, ये आपको सीखा जाता है, जस्ट जी फैक्टर के उल्टा है। ये आंतरिक या जन्मजात नहीं होता, अधिगम और अभ्यासगत प्रशिक्षण द्वारा यह प्रभावित और परिष्कृत होता है। व्यक्ति में अंतर, बिल्कुल इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ये भी काम करता है। बहुत सारे एस कारक एक नहीं होता बल्कि एक विशेष व्यक्ति में बहुत सारे एस कारक हो सकते हैं। विभिन्न कार्यों को संपादित करते समय एक ही व्यक्ति द्वारा विभिन्न एस कारकों का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट मानसिक शक्ति, स्पेसिफिक मेंटल पावर, एस कारकों को व्यक्ति की विशिष्ट मानसिक शक्ति समझा जाता है। विशेष क्षेत्र में सफलता, एस कारक एक विशेष क्षेत्र में सफलता के लिए जिम्मेदार होता है, हर क्षेत्र में सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। सफलता की मात्रा, व्यक्ति में एस कारक की जितनी अधिकता होगी वह एक विशेष क्षेत्र में उतना ही सफल होगा। तो ये रहे आपके एस कारक, बुद्धि, ये हिंदी इंग्लिश सब में, ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो आज की क्लास में हमने बुद्धि के डेफिनेशन, परिभाषा, बुद्धि क्या है, कितने प्रकार के होते हैं वो देखा। अभी और भी है प्रकार बुद्धि का, जैसे कि आप जानते हो, तो अभी इंपॉर्टेंट वाला लेकर आई हूँ, एक क्लास और बुद्धि के ऊपर होगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग। टिल देन हैव अ नाइस डे।